अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में हमारे पास जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस का साइज एंड स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, न्यूक्लियस का साइज क्या होगा और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक यही होगा। तो इस टॉपिक पे जाने से पहले सबसे पहले तो आपको न्यूक्लियस के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस एटम के अंदर होता है। ठीक है, और सपोज अगर आपके पास एक एटम है, ठीक है, तो इस एटम के अंदर यहाँ पे इस प्लेस में हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम न्यूक्लियस लेते हैं। ठीक है, कि एटम न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, वो एटम के अंदर होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस को हम डिफाइन किस तरह करते हैं, न्यूक्लियस को हम डिफाइन करते हैं कि न्यूक्लियस एक ऐसी जगह होती है एटम की जहाँ पे एटम का टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होता है, उस जगह पे जमा होता है स्मॉल वॉल्यूम में। ठीक है, बहुत स्मॉल वॉल्यूम में या बहुत स्मॉल जगह पे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एटम का न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एटम का टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे जमा हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह आपको यहाँ पे देख लें, आपको यहाँ पे पॉजिटिव जो नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव किस चीज़ को शो कर रहा है, ये न्यूक्लियस को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल एटम है, इस टोटल एटम के अंदर यहाँ पे क्या होगा, इस टोटल एटम का मास यहाँ पे जमा होगा। ठीक है, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस जगह पे जमा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर एटम का टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे जमा होता है, और उसको हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो कितना होता है, 10⁻⁻14 मीटर। मतलब आप हेयर को देख लें कि हमारे पास जो हेयर होता है उस तरह की, मतलब इसका रेडियस होता है। ठीक है, मतलब इतना थिन होता है ये। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस किस चीज़ से बनता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो क्या होते हैं। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, जिस तरह आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होगा, तो प्रोटॉन पे चार्ज जो है वो क्या होगा, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होगा। ठीक है, और वो बराबर होगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम के। ठीक है, चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है। मास ऑन प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑन प्रोटॉन होता है 1.672 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। ठीक है, -27 किलोग्राम। तो मास ऑन प्रोटॉन होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 1 AMU। यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज, लेकिन ये क्या आता है, ये मास आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1.672 है मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 1 AMU के बराबर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो क्या होता है, 1 AMU। ठीक है, इसको हम 1 AMU लिखते हैं या 1 एटॉमिक मास यूनिट हम लिखते हैं। ठीक है, तो चार्ज चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है पॉजिटिव 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। चार मास ऑन प्रोटॉन क्या होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, जिसको हम 1 AMU भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो सिंबल, प्रोटॉन का जो सिंबल होता है उसको हम किस तरह लिखते हैं, H। ठीक है, और इसका एटॉमिक मास जो है वो 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी इसका 1 होता है। ठीक है, तो इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं 1 H और 1 से। ठीक है, अच्छा, फिर हम न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है, मतलब न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये चार्जलेस क्वांटिटी होती है। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, मतलब इसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। इसका जो मास होता है न्यूट्रॉन का वो क्या होता है, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, और इसको भी हम लिख सकते हैं 1 AMU के बराबर। ठीक है, तो मास ऑन न्यूट्रॉन क्या होता है, मास ऑन न्यूट्रॉन होता है 1.674 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, और मास ऑन प्रोटॉन क्या होता है 1.672। तो यहाँ पे आप देख लें दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, मास ऑन प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसको हम एक तरह इस मतलब लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि मास ऑन प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम ही होते हैं। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे 1.672, यहाँ पे क्या है 1.674। ठीक है,
बाकी जो है वो सेम है, ठीक है। तो मास ऑन प्रोटॉन होता है 1.672 और ये क्या होता है 1.674 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। और इसको किसके इक्वल लिखते हैं 1 mu के इक्वल लिखते हैं हम इसको, ठीक है। और न्यूट्रॉन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है 0, ठीक है, n, और यहाँ पे क्या आता है 1 आता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन का सिंबल होता है। तो आपको मैं फिर से बता दूँ कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, वो इसके बराबर होगा, ठीक है। मास इसके बराबर होगा, इसको हम 1 mu भी लिखते हैं, ठीक है। फिर न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, इसका चार्ज 0 होता है, ठीक है। मास इसका ये होगा और इसको भी हम 1 mu के बराबर लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम न्यूक्लियस के शेप और साइज पे आते हैं, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, आपको मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या था, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने कहा कि हम न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं, तो न्यूक्लियस के बारे में हमने बात की कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर एटम का टोटल मास, ठीक है, एटम का जो टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज जिस जगह पे कंबाइन होता है, जिस जगह पे जमा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो पॉजिटिव है ये क्या चीज़ है, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। मेरा हमने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बात कर ली, ठीक है। तो मतलब हम सारा न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे थे। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, हमारे पास हमारा जो टॉपिक है वो क्या होगा, न्यूक्लियस शेप, साइज एंड डेंसिटी, कि न्यूक्लियस का शेप किस तरह से होगा, इसकी साइज़ क्या होगी और इसकी डेंसिटी क्या होगी, ठीक है। तो हमारा टॉपिक ये होगा। तो सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हम न्यूक्लियस के शेप के बारे में बात करते हैं कि न्यूक्लियस का जो शेप है वो किस तरह से होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल रीजंस के लिए, मतलब हम जब प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिकल रीजन के लिए हम न्यूक्लियस का जो शेप लेते हैं वो हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में ही लेते हैं, ठीक है। आपने न्यूक्लियस हमेशा इस फॉर्म में देखा होगा, यहाँ पे देख लें, न्यूक्लियस हमेशा आपने इस फॉर्म में देखा होगा ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्फेरिकल के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो क्या है, वो स्फेरिकल फॉर्म में है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो क्या होता है, वो स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकल रीजन के लिए जो न्यूक्लियस का शेप लेते हैं वो क्या लेते हैं, हम स्फेरिकल लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिविएशन होती है, ठीक है। 90% तक ये स्फेरिकल होता है, न्यूक्लियस का जो शेप होता है, ठीक है, वो 90% तक स्फेरिकल होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिविएशन होती है, मतलब 10% तक ये थोड़ा सा डिविएट होता है, ठीक है। लेकिन 90% तक आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो क्या होता है, वो स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का शेप क्या होता है, न्यूक्लियस का शेप जो है वो क्या होता है, वो स्फेरिकल होता है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ भी आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे भी स्फेरिकल के फॉर्म में, ठीक है। तो न्यूक्लियस का शेप स्फेरिकल के फॉर्म में होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी साइज की बात करें, न्यूक्लियस की साइज की बात, ठीक है। तो द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत स्मॉल होता है। यहाँ पे आप देख लें कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पे आपको मैंने लिखा हुआ है 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है। और एटम जो है इसका जो है वो क्या होता है, साइज एटम का होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, न्यूक्लियस का साइज जो है वो एटम से भी 4 गुना कम है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, एटम का जो मास होता है, सॉरी, एटम का जो रेडियस होता है, साइज, वो क्या होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। और न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है या न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो क्या होता है 10⁻14 मीटर, ठीक है। मतलब एटम से भी इसका रेडियस जो है या इसका साइज जो है वो कम होता है 4 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें 10⁻14 मीटर, ठीक है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा 10⁻14 मीटर। तो हम कहते हैं कि इसका जो साइज होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक रूम है, ठीक है, और उस रूम के अंदर वो टोटल रूम जो है, जिस रूम के अंदर आप हैं, ठीक है, वो टोटल रूम जो है वो एटम को शो कर रहा है, ठीक है, वो एटम है। और उस रूम के अंदर अगर आप एक सुई को लेते हैं, ठीक है, तो उस सुई को हम क्या लेते हैं, उस सुई को हम न्यूक्लियस लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में इतना फ़र्क होता है, ठीक है। तो मतलब इसकी साइज़ जो है, न्यूक्लियस की साइज़ वो बहुत कम होती है। एटम की साइज़ 10⁻10 मीटर होती है और न्यूक्लियस की साइज़ क्या होगी 10⁻14 मीटर, मतलब इसका साइज़ इसका साइज़ एटम से भी 4 गुना कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि लेट सपोज हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और उस न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो क्या है, वो आर है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने बनाया हुआ है कि लेट सपोज हमारे पास एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ये स्फेरिकल के फॉर्म में है, ठीक है, तो इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा इस न्यूक्लियस का।
तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा इस न्यूक्लियस का, यहाँ पे आप देख लें, अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, और ये स्पेरिकल के फॉर्म में है, ठीक है, तो इस न्यूक्लियस का रेडियस क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे इस न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा है कि लेट्स सपोज मेरे पास ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो आर है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए स्पेरिकल फॉर्म में है और इसका जो रेडियस है वो आर है, ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम, इस न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इस केस में क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, फिर रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में इस चीज़ को प्रूव किया था कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन न्यूक्लियस, ठीक है। उसने क्या कहा था, उसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है, लैब में, तो उसमें उस चीज़ ये बात प्रूव की थी कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन न्यूक्लियस। इसका मतलब यह है कि अगर आप न्यूक्लियंस को बढ़ाएंगे न्यूक्लियस में, मतलब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बढ़ाएंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियंस बोलते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बढ़ाते जाएंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता जाएगा, वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बढ़ाते जाएंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता जाएगा, वो इंक्रीज होता जाएगा। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये कहा था कि जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को बढ़ाएंगे, न्यूक्लियंस क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियंस को हम क्या बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा उस न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो उसने कहा कि ये दोनों क्या होते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। तो आपको पता होगा कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है, मतलब जिसको हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मास नंबर बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। क्योंकि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होते हैं न्यूक्लियस में, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उसका मास नंबर बोलते हैं, ठीक है। और मास नंबर को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, ठीक है। तो वॉल्यूम को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, मास नंबर को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, न्यूक्लियस, हमने यहाँ पे जो न्यूक्लियस कंसिडर किया था, इस न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह हम क्या लिख लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि न्यूक्लियस का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख लें, अगर आप इस 4/3 पाई को यहाँ पे लेके आए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगी, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। तो ये 4/3 इंटू पाई ये क्या है कांस्टेंट्स है, ठीक है। तो अगर आप इनको इस साइड पे लेके आओगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4/3 इंटू पाई ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है वो उसको क्या कर लेगा, वो इसको मैनेज कर लेगा, तो यहाँ पे इसका कोई मीन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे है 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि इस 4/3 इंटू पाई, इसको अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी की इस साइड लेके हैं, ठीक है, तो 4/3 इंटू पाई ये भी कांस्टेंट है और यहाँ पे ये क्या है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो इसको अगर आप यहाँ पे लेके आओगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिर भी दूसरे एक दूसरे के क्या होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि ये क्या है ये कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। अगर आप इन 4/3 इंटू पाई इसको यहाँ पे लेके आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी उसको खत्म कर देगा, ठीक है। तो इसका कोई असर यहाँ पे नहीं होगा इस साइड पे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये वेनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, हमने
रेडियस को फाइंड करना है, मतलब हमने न्यूक्लियस के साइज को फाइंड करना है। यहाँ पे आप देख लें साइज की बात हो रही है, ठीक है, मतलब हमने न्यूक्लियस की रेडियस को फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख लें आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो अगर हमने आर को फाइंड करना है तो हम क्या कर लेंगे, हम बोथ साइड से क्यूब ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें अगर हम यहाँ पे क्यूब लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड टू पावर 1/3, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लें अगर ये इस तरह से है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 1/3 को लेता हूँ और इज इक्वल टू यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए 1/3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये सिर्फ क्या आएगा आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए एंड पावर 1/3, ठीक है। तो फिर अगर हम यहाँ पे इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा लें, ठीक है, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा लें, मतलब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा लें, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए एंड टू पावर 1/3। यहाँ पे आर नॉट क्या है, यहाँ पे आर नॉट जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1.2 फर्मी के, ठीक है। या इसको आप लिख सकते हैं जो आर नॉट होता है, आर नॉट की वैल्यू क्या होती है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो 10⁻⁻15 को हम क्या बोलते हैं, फर्मी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर नॉट होगा, आर नॉट जो है वो क्या है, वो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और उसकी वैल्यू क्या होगी, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू क्या होगी 1.2 फर्मी, ठीक है। फर्मी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी 1.2 फर्मी, या इसको आप लिख सकते हैं 1.2 एफ एम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें आर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन था, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए इंटू पावर 1/3। यहाँ पे आर नॉट क्या है, आर नॉट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको हमने यहाँ पे हटाया, तो उसकी जगह कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगी, ठीक है। तो आर नॉट क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और वो किसके बराबर है, आर नॉट बराबर है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 और इसको हम लिख सकते हैं 1.2 एफ एम, ठीक है, या इसको हम लिखते हैं 1.2 फर्मी, ठीक है। तो ये तो क्या है, ये हमारे पास साइज ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है। और साइज ऑफ न्यूक्लियस आपको मैंने क्या कहा था 10⁻⁻14 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले आर इज इक्वल टू आर नॉट ए एन टू पावर 1/3, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होगा, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगा। यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3 और आर नॉट यहाँ पे क्या है, वो कांस्टेंट है जो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 मीटर बराबर है, ठीक है। तो हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो क्या होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि डेंसिटी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और डेंसिटी को हमेशा आपको पता होगा कि डेंसिटी को हमेशा हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रो। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रो बोलते हैं। तो हम डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो क्या होगी, ठीक है। तो डेंसिटी आपको पता है कि डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या होगी, न्यूक्लियस की डेंसिटी होगी। और डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डेंसिटी आपको मैंने क्या बताया, डेंसिटी को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम स्कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के केस में क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख लिये मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियस आपको पता है कि इसका जो मास होगा वो क्या होगा, वो मास नंबर होगा, ठीक है। तो मास नंबर हम यहाँ पे किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मास नंबर के अंदर क्या होता है, मास नंबर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में बताता है, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर के अंदर क्या होता है, मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मास ऑफ वॉल्यूम, तो सॉरी मास ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो मास है वो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं,
मास नंबर, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका जो यूनिट आएगा वो क्या होगा, AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। जिस तरह आपको मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे इसका जो मास है वो क्या है, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 किलोग्राम, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 AMU के बराबर इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 AMU किसके बराबर होता है, तो उस 1 AMU को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियस की जगह यहाँ पे क्या आएगा, न्यूक्लियस के मास की बात हो रही है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का जो मास है वो क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका जो मास है वो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, मास नंबर, और उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बाय AMU डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा, V, ठीक है। फिर आपको पता है कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है, यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा था कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या है, 4/3πr³, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वो क्या आएगी, 4/3πr³, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय AMU डिवाइड बाय 4/3πr³, ठीक है। फिर यहाँ पे आर देख लें, आर क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हमने फाइंड किया, वो क्या है, आर इज इक्वल टू R0 A⁻1/3, ठीक है। तो यहाँ पे इस रेडियस की जगह, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, तो इस रेडियस की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, R0 A⁻1/3, और यहाँ पे इसके साथ क्या है, क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे है 4/3πr³। न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, 4/3πr³ के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वॉल्यूम की जगह 4/3πr³ लिखा। फिर यहाँ पे r³ जो है वो क्या है, वो रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आपको मैंने बताया वो क्या है, 4 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है आपको मैंने बताया वो क्या है, R0 A⁻1/3। यहाँ पे आप देख लें, न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो क्या है, आर इज इक्वल टू R0 A⁻1/3। तो इस आर की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, R0 A⁻1/3, और इसके पास यहाँ पे क्या है, r³, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख ले, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, AMU डिवाइड बाई 4/3π, ठीक है। और यहाँ पे R0 के साथ ये क्यूब भी आएगा, क्योंकि ये क्यूब R0 के साथ भी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, R0 क्यूब A पावर, और ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, A आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, A मल्टीप्लाई बाय AMU, वॉल्यूम की जगह आपने न्यूक्लियस का वॉल्यूम लिखना है। फिर यहाँ पे R क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हमने फाइंड किया, वो R0 A⁻1/3 के बराबर है, और यहाँ पे इसके साथ क्यूब है, तो इसका क्यूब हो जाएगा। तो ये आ जाएगा AMU डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3π, और यहाँ पे R0 के साथ भी यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। तो R0 क्यूब A, और यहाँ पे ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो R0 क्यूब इंटू A, तो यहाँ पे आप देख लीजिए A और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, रो इज इक्वल टू AMU डिवाइड बाई 4/3πr0 इंटू क्यूब, ठीक है, क्योंकि ए के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे रो क्या आएगी, डेंसिटी हमारे पास आएगी AMU, ठीक है, डिवाइड बाई 4/3 इंटू πr0 इंटू क्यूब, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा था कि 1 AMU, यहाँ पे आप देख लें 1 AMU, या यहाँ पे आप देख लें 1 AMU किसके बराबर है, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। या यहाँ पे आप देख लें 1 AMU किसके बराबर है, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27, ठीक है। तो यहाँ पे इस AMU की जगह हम क्या लिख लेंगे, ये 1 AMU किसके बराबर है, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह क्या लिखा, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27, ठीक है, क्योंकि 1 AMU इसके बराबर होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4/3π, और R0 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आपको देख लें, आपको मैंने क्या कहा था कि हमारे पास R0 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस R0 की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 मीटर, और यहाँ पे इसका क्या आएगा, क्यूब आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ क्या है, क्यूब है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, इस AMU की जगह 1 AMU किसके बराबर है, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम के 4/3 इंटू पाई, ये कांस्टेंट है, तो ये अपनी जगह पे आ जाएंगे। R0, तो R0 की वैल्यू आपको मैंने बताई ये है, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया, इसका क्यूब। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होगा, इसका जो आंसर आएगा डेंसिटी का, वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये न्यूक्लियस की डेंसिटी होगी, ठीक है।
तो न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है, वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर होती है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इसका यूनिट क्या है, 1 एटॉमिक, तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे ये रेडियस है, तो रेडियस का यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक है। और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, किलोग्राम, और यहाँ पे क्या आएगा, मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट आएगा डेंसिटी का, वो क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब कहाँ से आया है, यहाँ पे आप देख लें, इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम, यहाँ पे यूनिट क्या है, मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, और वो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होगी, न्यूक्लियस की डेंसिटी होगी। तो हमने पहले किस की बात कर ली, न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और टोटल मास एक जगह पे कंसंट्रेटेड होता है, एक स्मॉल जगह पे, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। ये हमने फिर आपको चार्ज और मास के बारे में बता दिया। फिर हमने न्यूक्लियस के शेप के बारे में बात कर ली। तो न्यूक्लियस का शेप स्फेरिकल होता है, ठीक है। और इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, R=R0 A⁻1/3 इसका रेडियस होता है न्यूक्लियस का, वो इसके बराबर होता है, ठीक है। फिर हमने इसके डेंसिटी की बात कर ली। तो इसकी जो डेंसिटी है वो हमने इस तरह से फाइंड की कि मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो फिर हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट की, इसको जब सॉल्व करेंगे तो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी आएगी वो ये आएगी, ठीक है। तो इसका हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस।